जीगीसी प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सोनालिका कुंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एआई के माध्यम से कृषि उत्पादकों में लाई जाएगी क्रांति। फेस्के में एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों के परीक्षा तनाव को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई परीक्षा पे चर्चा 2025 का आज 8वां संस्करण आयोजित किया गया। गुलमर्ग रोड मकाम पर आरसीएफ मॉल का उद्घाटन, रोजगार और आधुनिक जीवन शैली की ओर एक और कदम। रूपनगर जेडीए हाउसिंग कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने विकास और प्रगति पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज शुरू हो गया है। HADP 17 द्वारा स्पॉन्सर्ड इस प्रोग्राम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सस्टेनेबिलिटी और प्रीशियस फार्मिंग को AI के माध्यम से सुधारना है। उद्घाटन समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें प्रोफेसर अरुण नायक, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च क्वेस्ट के भी शामिल थे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 14 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसमें शामिल सभी प्रतिभागी AI सॉल्यूशंस को वास्तविक कृषि परिदृश्य में लागू करने की तकनीकी जानकारी और कुशलता प्राप्त करेंगे। Promote sustainability and predictable weather pattern, soil through AI. Predict weather parameter, optimize resource and harvest. We know how in sustainability that empowering department and 10 from our faculty and students and some our expert faculty. Using AI, they could have much better reproduction than under MSME, wherein some 50,000 youth were skilled. On leveraging artificial intelligence technologies to transform agriculture. As we all know that we are at the turning point of agriculture at this time. Director Research, Professor Harun Rashid. Sanction 29 HADP projects. कैसे हम AI की पावर को हार्नेस करें, एग्रीकल्चर में कैसे हम यूज़ में करें, उसके बारे में ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाइन डिपार्टमेंट के 15 ऑफिसर्स हैं और बाकी हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेंट्स को बताएंगे कि कैसे AI की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में हम करते हैं, कैसे AI की एप्लीकेशन से हम हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम के थ्रू पार्टिसिपेंट्स ये जानेंगे कि AI की एप्लीकेशन के ज़रिए हम कैसे रियल टाइम वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की हम अप्लाई करें, क्रॉप डिजीज़ डिटेक्शन करें, दूसरा कैसे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को हम मॉनिटर करें। तो उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में हम इसमें पार्टिसिपेंट्स को जानकारी देंगे। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों के परीक्षा तनाव को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई परीक्षा पे चर्चा 2025 का आज 8वां संस्करण आयोजित किया गया। ये खास इंटरेक्टिव मंच एक बार फिर से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद करने का अवसर देगा, जिसमें परीक्षा संबंधी चुनौतियों और अधिगम रणनीति पर चर्चा होगी। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, डिप्टी CEO और डीपू भी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। उसको तलाशने की कोशिश की। अगर मैं करता हूं तो मैं आपको अपने से और फिर पूछते रहते हैं और जो मुझसे स्पर्धा करता है उसका विश्वास तो भी
वो संसार के लिए दीपक बन गया। ये एक आदमी है दूसरों की एग्जाम देने लगते हैं। एग्जाम देते समय उसके जो परिणाम होते हैं इसके बारे में हमेशा में चिंता रहती हूँ कि इससे कैसे बचता है। इंसान बड़ा डिफरेंट मेंटालिटी का हो जाता है, तो ऐसा करने से कभी भी आप अपने साथी को नहीं कर सकते। पंछी आप 5-8 गाना अच्छा गाता है, याद आए, फिर अगर आप उसे कहते हैं कि आप तो भूल करते हो तो कहेगा नहीं, अच्छा थोड़ा मजाक मत करो। दूसरा आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं लेकिन जब एग्जाम का समय आता है वो कहते क्वेश्चन आंसर मेरा हमेशा मत। कश्मीर घाटी के एक युवा समाज सेवी सईद अली असगर रिजवी ने गुलमर्ग रोड मकाम पर आरसीएफ मॉल स्थापित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये आधुनिक सेटअप रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ साथ लोगों की रोजाना की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। आरसीएफ मॉल का भव्य उद्घाटन एमएलए भीरवा, डॉक्टर मोहम्मद शफी, एसपी, एसएचओ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया। गवर्नमेंट का भी हमेशा इसमें यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट दें, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। हमारी भी इसमें यही कोशिश है कि हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 80 to 90 पीपल्स को यहाँ पे अकोमोडेट किया, हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है 80 से 90 लोगों को। हमारी आगे भी इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना इम्प्रूव कर पाए अपनी सोसाइटी में और अपने यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट दे पाए। आज हमने इस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। इसमें हमने कोशिश की है कि हम वन स्टॉप बनाए हुए यहाँ पे हर किसी किस्म का जो कुछ भी हमारी सोसाइटी की नीड है वो हमने यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की। जैसा कि हमारे यहाँ ऊपर 4th फ्लोर में हमारे यहाँ बच्चों का इंडोर गेमिंग जोन है। आजकल बच्चे आप देख रहे हैं कि घर में ज़्यादातर स्कूल के वेकेशंस में या स्कूल से आते हुए घर में टीवी और वगैरह के साथ में इन्वॉल्व होते हैं। घर में बैठे बैठे उनकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हमने कोशिश की यहाँ इंडोर गेमिंग जोन देने की। पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लेके आ सकते हैं, उनको यहाँ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे उनका ओवरऑल हेल्थ जो और मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल रहे। As far as youth is concerned, you know कि यूथ में बहुत सी प्रॉब्लमें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा है। आज रूपनगर जेडीए हाउसिंग कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें श्री उत्तम दीप शर्मा अध्यक्ष रहे। इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों, विशिष्ट अतिथियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था रूपनगर हाउसिंग कॉलोनी अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानी। हो गए हमें तो आज हमें इसलिए आना पड़ा कि जो अफसरान पहले जहाँ पर रहे, जितने भी रहे, वो हमें आश्वासन ही देते रहे, आउटपुट कुछ नहीं निकलती रही। 10% या 20% निकली तो वो तो काम होता नहीं है। लेकिन अब जो अफसरान जहाँ पर आए हैं, एक म्यूनसिपैलिटी के हमारे यादव साहब और दूसरे पंकज जी वाइस चेयरमैन जेडीए, उनसे हमें उम्मीद की किरण जगी है। क्या डिमांड? हमारी डिमांड जो भी थी 15 साल 11 से लेकर आज तक पेंडिंग थी 14 साल से। ग्रीन बेल्ट पार्क जो मेन पार्क है रूपनगर को डिवाइड करता है एक सेक्टर और बाकी सेक्टरों में, वो आज तक 50% बना था, आधा नहीं बना था। तो हम 10 साल चलते रहे, आश्वासन मिलते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन आज उसका टेंडर निकल गया है, वो काम कंप्लीट होने जा रहा है और इसी मार्च के पहले कंप्लीट हो रहा है। तो बाकी बात यह है कि वो यादव साहब हमारे वहाँ आए, उन्होंने भी हमारे काम किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। श्यामलाल जी वहाँ पर आए। हमारा मेन काम जो है पार्कों का काम है, ड्रेन्स का काम है, जेडीए क्लब का काम है, कम्युनिटी हॉल का काम है। कामों की तो बुछार है, वो काम हमने सब बता दिए हैं। जितने काम हमारे पास थे हमने रिटर्न में दे दिए हैं। तो उनके कुछ एस्टीमेट बन गए हैं, जो एस्टीमेट बने हैं हम उनके साथ चले हैं।
वर्करों के साथ जेई के साथ हमने एक्सरसाइज की है और उनको बताया है जहाँ पर जे काम करना है। आगे आउटपुट क्या निकलती है वो टाइम बताएगा। जब निकलेगी तो लोग खुश हो जाएंगे, नहीं निकलेगी तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? हम उम्मीद ये करते हैं कि अब ये हमें आश्वासन दिया गया है कि रूपनगर कॉलोनी जो है एक पोस्ट कॉलोनी है, वहाँ पर डेवलपमेंट जो होगी शानदार डेवलपमेंट होगी आने वाले टाइम में। जो प्रपोजल बना है ग्रीन स्ट्रिप का बना है वो 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बाकी ड्रेन्स जो है वो सारी रिपेयर होने वाली हैं और रोड्स हैं, पार्क्स हैं, पानी का मसला है, तीसरे दिन आता है वो डेली आएगा। मीडिया की हस्तक्षेप एक बार फिर सोपोर के एक महत्वपूर्ण ब्रिज की मरम्मत का काम तेज करने में मददगार साबित हुआ। सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन के एक प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए स्थानीय प्रस्थान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ऐसे रैना और अन्य अधिकारियों का तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद किया। प्रवक्ता ने माना कि मीडिया कवरेज और जनता की चिंता से ब्रिज की तुरंत मुरम्मत शुरू हुई। उन्होंने प्रशासन से सोपोर के अन्य अधूरे विकास परियोजनाओं पर ध्यान देने और निवासियों को बेहतर सुधारने पर बात की। प्रशासन ने हमारी समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया, जिसमें उनका योगदान सराहनीय है। ये तेज प्रतिक्रिया मीडिया की ताकत को दिखाती है, जो सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है। सारे ब्रो तुम शुक्रगुजार तुम चैनल हूँ कि जन तुम हाईलाइट करान सोपोर क्यों मसल और आज वो तुम अमे हवाले अस नश कि ये पुलस कम चलान आज अमे हवाले जन रक फसलन गसान लूकन लोग दिक्कत गसान पकनस मज तो मरम्मत हम करान मजबूर एडमिनिस्ट्रेशन ये मन सन ADC साहब या तहसीलदार साहब मीटिंगन मन यमन नश मसल तुलान और तमो नए वक्त इस काम कर सराहना कर ये हकीकत कि नए वक्त मसल तमन सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन सपोक्स पर्सन तम हैसियत मोहम्मद शफीक मे नाव मे गुजारिश कि नए वक्त तमन सतन मसल सोपोर तुलान तमन गसान जबरदस्त टकराव सोपोर के मसन चाहे सड़क बिजली आब और पत् नए वक्त कम गसान तमन हंद तरफ सेकंड दिवान तर करान तमन शुक्रिया। मे कर ADC साहब सतन फोनस पे कत तमो आज आतवार संडे और तमो कोर मे शुक्रिया और तमो वो बस दिन काम पे पगह नजर परवाह नसन कह इंशाल्लाह और तमन सवक्कात यह चीज़ कि यम बक सन मसल सोपोर यम सड़क आब बिजली ना आम लूकन हंद मसल उम्मीद कि इथे कन गसान चाहे कम्युनिटी हॉल चाहे बाकी चीज लूकन सतन टच कर बड़ अहम मसल और अ पूरा उम्मीद कि वन इकट्ठे कर तुम सारे काम वन इकट्ठे कर ना वन बाई स्टेप बाई स्टेप गम काम अन्न ताकि लूकन मिले राहत और बेहद अक फिर वन कि बेहद मशहूर अमन हंद बिलखुसूस AD साहब यम काम पे बजाय खुद पान और ये प्रॉब्लम ये दिक्कत तुम कस नफरत सोजान कहें तुम कस मातहत इंसान सोजान तथ कहें और अ चीज मज वुचमुत कि तुम बजाय खुद दिवान तमन कामन पे और पान साम हेवान और तम पे तमन काम लगान और सठा मशहूर। शुक्रिया। आज शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एनुअल ट्रांसफर ड्राइव, नए प्रमोट हुए मास्टर्स की पोस्टिंग, प्राइवेट स्कूल द्वारा अत्यधिक फीस वसूली, शिक्षाओं की भर्ती की कमी और प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए मिनिमम वेजेस की मांग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामाजिक कार्यकर्ता फैयज अहमद मागरे द्वारा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान आकर्षित करना था। जब भी कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर जब वो स्कूल में जाता है उसके मालिकों के पास बहुत सारा पैसा जाता है, लेकिन बाद में वो आगे उन टीचरों को, उन मुलाजमों को कम पे करते हैं। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, ताकि हमारे जो ये टीचर्स हैं ये हाईली क्वालिफाइड जो हैं तो ये भी थोड़ा डेवलप हो सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इनके बच्चे कम से कम उन स्कूल में फ्री पढ़ने चाहिए। और बाकी जो एडवांस ले रहे हैं वो गलत है, एडवांस नहीं लेना है। जब आपको फीस लेनी भी है तो आपने जब बच्चा पढ़ेगा उस स्कूल में, जब बच्चा उस वो महीना लगाएगा उस स्कूल में, तभी जाके उस बच्चे से आप एडवांस पेमेंट ले सकते हो।
देखिए वो इश्यूज ऐसा है कि देखिए जब भी पिछली बार इनने टीचर्स को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया, जब इनने टीचर्स को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया वहाँ पे नेपोटिज्म चला, वहाँ पे फेवरेटिज्म चला, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं चलना चाहिए। आप देखिए कि हमारे जितने भी रूरल एरियाज़ के स्कूल है, खास करके मैं घाट जोन की बात करूंगा, वहाँ पे सारे स्कूलों को खाली कर दिया गया है। तो हमारा जो दाली उद्यानपुर का ब्लॉक जो है उसमें कलिहांड है, 6 पोस्टें मास्टर ग्रेड की है, 1 फील है और 5 खाली है। उगाद हमारा हाई स्कूल है, 5 पोस्टें वहाँ की है और 5 की 5 पोस्टें खाली है और वो स्कूल जो है वो बंद होने के कगार पे आया हुआ है। उसके बाद हमारा हाई स्कूल उद्यानपुर है, 6 पोस्टें वहाँ की है, 1 फील है और 5 खाली है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से और कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से और मिनिस्टर से और चीफ एजुकेशन हमारे जो नए वाले आए हैं कि इन स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इन स्कूलों की तरफ तवज्जो देना चाहिए और वहाँ पे आपको स्टाफ का अरेंजमेंट करना चाहिए। जो आप 10 साल से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, एजुकेशन जो है वो हमारे रूरल एरियाज में जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि आपको इसमें काम करना चाहिए। गद्दार लाल रैना स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर यूटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स मिशन के जो शेड उत्तराखंड में यहां से बना के भेजे गए थे उनको वहां से निकाला गया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। स्पोर्ट्स आज की युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव अच्छा नहीं। माता की वंदे मातरम, वंदे स्वागत है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर की इज्जत के साथ भी जुड़ा हुआ मसला है। इस प्रकार का एक इश्यू है। आप सब लोगों ने समाचार सुना होगा कि अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में नेशनल स्पोर्ट गेम्स चल रही है। उसमें कहा जाता है कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी यूटी या किसी स्टेट के शेफ द मिशन यानी जो हेड थे यहां से बनाए गए उनको निकाला गया। सरकार इस पर चुप है क्योंकि स्पोर्ट्स बॉडी में जो दो धड़े हैं आपस में, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। सरकार चुप है। हमारा प्रश्न सरकार से है कि क्या यह वास्तविकता है? क्योंकि एक गुट कहता है कि हुआ है, एक कहता है नहीं हुआ है। क्या यह सच है कि आपने जिनको मुखिया बनाकर भेजा था, क्या उनको उत्तराखंड की स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या उन्होंने उनको ओस्ट किया? क्या उन्होंने वापस निकालकर उनके डिप्टी को उनकी जगह पर अपॉइंट किया? क्या यह सही है? ये सरकार को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को, उनके स्पोर्ट्स मंत्री को बताना चाहिए। यह सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि वहां पर जो मैं जैसे बता रहा हूं कि माना जाता है कि यह पहली बार इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इस प्रकार से हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों होता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो भाई भतीजावाद ही चलता है? नॉन प्रोफेशनल्स को स्पोर्ट्स के उसमें आगे किया जाता है और उनको लीड करने के लिए कहा जाता है। ये सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें और कितने ही इश्यू है, चाहे वो जो फंड्स आए हैं उनके पैसा कैसे खर्च किया उसको अगर हम देखते हैं, जो कोचेस हैं वो सिलेक्टिव प्लेसेस पर ही रखे गए हैं। वो सब जगह जहां टैलेंट है, टैलेंट को हंट करके उनको आगे लाने के लिए जिस प्रकार के कोचेस का रोल होना चाहिए उसमें दिक्कत आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार, खासकर केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से फंडिंग हो रही है उसको यहां पर जो उसमें भी जम्मू के साथ विशेषकर जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्या पेरेंट्स और हम सब लोगों की चिंता है कि क्या हमारे बच्चे सेफ है? अगर आपने ऐसे मुखिया को बनाकर भेज दिया जिसको वहां से निकाला गया, किस कारण से निकाला गया, इस पर हम सरकार का, खासकर मुख्यमंत्री और जो कंसर्न मंत्री है उनसे स्टेटमेंट चाहते हैं कि वो बोले कि सच्चाई क्या है, क्या हुआ है वहां पर और क्या हमारे बच्चे सेफ हैंड्स में है।
इन्हीं कारणों से अगर आप देखेंगे कि हमारी पोजीशन जो स्पोर्ट्स में है जम्मू कश्मीर की, वो बहुत ही वीक रही है। इन नेशनल स्पोर्ट गेम्स में भी हम 24वें स्थान पर हैं। 32 या 33 टोटल यूटी स्टेट्स है, उसमें हमारी 24वें स्थान है। वो भी कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव्स जिन स्पोर्ट्स में रहा है, उनके कारण हमारे पास कुछ गोल्ड मेडल 2-3 मिले हैं, जिसकी वजह से हम 24वें, नहीं तो शायद हम लास्ट में होते हैं। जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन सुंबल ने दक्षिण कश्मीर के सदरकोट बाला में 2 स्प्रिंग्स और 1 बोरवेल में प्रतिकृत प्रदूषण पाया है। सुरक्षा के तौर पर अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को इनसे सीधे पानी पीने से बचने और पीने से पहले पानी को उबालने की सलाह दी है। जल शक्ति सब डिवीजन सुंबल ने अलग अलग स्प्रिंग्स का रैंडम सैंपलिंग और टेस्टिंग अभियान चलाया। इसके परिणाम के रूप में सदरकोट बाला से इकट्ठा किया गया 2 स्प्रिंग सैंपल्स और 1 बोरवेल सैंपल्स बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के लिए पॉजिटिव पाए गए। AEE काजी शकील जल शक्ति संबल ने स्थानीय निवासियों से सिर्फ उबाले हुए पानी का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। जानते हैं कि पिछले महीने जो गांधरबल में 40 जो स्प्रिंग्स थे उसमें कंटेमिनेशन डिटेक्ट हो गई थी। तो उस बेसिस पे हमने भी अपने जो स्प्रिंग्स हैं, जो हमारे बोरवेल्स हैं, उनके सैंपल्स वगैरह टेस्ट करवाए। तो जिनमें जो SK बाला का जो बोरवेल है उसमें हमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन निकली है। तो हमने उस रिगार्ड में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी है थ्रू डिफरेंट मीडिया, और मस्जिदों से भी हमने ऐलान करवाया है कि जब तक ये कंटेमिनेशन ख़त्म ना हो जाए तब तक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सभी जो सार्फिन हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो बॉयल करके पानी पिए जब तक कि हम दोबारा से इसको डिटेक्ट करके जब ये कंटेमिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो और सेफ ड्रिंकिंग हुआ पोर्टेबल वाटर हो जाएगा तो वो दोबारा से पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा जो हमारे वेल्स हैं उनके अलावा हमने 2 दिन पहले ये बनियारी में भी एक टेस्ट करवाया है जो कि सेफ निकला है ड्रिंकिंग के लिए। तो अब रिसेंटली हम हफ्ते के बाद और इन जो वेल्स हैं जो कंटेमिनेटेड निकले हैं हम दोबारा से करेंगे। इंशाल्लाह हमें होप है कि ये कंटेमिनेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इट विल बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू द पीपल। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुहेल अहमद ने इस बात की पुष्टि की कि नई व्यवस्था से कार्य और ज्यादा सुगम होगा और नागरिकों को एक बिना किसी परेशानी और पारदर्शी अनुभव मिलेगा। ज्यादा लोग जुड़े हमारे म्युनिसिपल काउंसिल, ये देख सकते हैं आप लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है। अंडर द एजेस ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो डायरेक्शंस हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके अंदर हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि ऑल द पेमेंट्स मेड इन अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल विल बी 100% डिजिटल। इसमें हमारे यहाँ पे पॉस सिस्टम है, हमारे पास QR कोड्स हैं, चाहे कोई भी सर्विस हो, डेथ एंड बर्थ की सर्विस हो या कोई भी लाइक हमारी व्हीकल सर्विस हो, हमारे यूज़र चार्जेस हो, हमारा ट्रेड टैक्स हो या हमारे रेंटल जो है एसेट्स का वो हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन इन डिजिटल फॉर्म ओनली। कैश हमने कम्प्लीटली अवॉइड किया है यहाँ पे, वी डिस्करेज पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। इससे हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आएगी और जो लोगों का पैसा है, जो लोग पे करते हैं टैक्सेस, उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने ताकि हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे लोगों की उस पर हम खरा उतरें। हमारे जो सभी वेंडर्स हैं दे हैव बीन डिजिटली कवर्ड अंडर मैं भी डिजिटल कैंपेन ऑफ PM स्वानिधि
उनके पास QR कोड्स इंस्टॉल्ड है, लोग वहाँ पे पे कर सकते हैं थ्रू QR कोड्स। और हमारा सब्सिक्वेंट एक प्रोग्राम भी आ रहा है विद इन नेक्स्ट वीक, जिसमें हम और ज़्यादा एक्वेंट करेंगे अपने डिजिटल वेंडर्स को कि कैसे वो अपनी डिजिटल एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक मूव है हमारी तरफ से, अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से, कि हमारी जो यहाँ पे जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है इसको मोर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि अगर कोई भी ब्रोकर है जो उनके बीच आता है किसी भी सर्विस के लिए कि मैं आपको म्युनिसिपल काउंसिल से ये काम करा के दूंगा, वो काम करा के दूंगा, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप डायरेक्टली हमारे पास आए, आपको डायरेक्टली फैसिलिटेट किया जाएगा यहाँ पे, और आप डिजिटली हमेशा पे करें म्युनिसिपल काउंसिल। बीजेपी नेता इंजीनियर अजाज हुसैन ने कैजुअल मजदूरों के प्रोटेस्ट का समर्थन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अजाज हुसैन ने आज कैजुअल मजदूरों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उनका कहना था कि पहले एनसी ने इन मजदूरों का उपयोग सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है, लेकिन आज उन्हें विरोध करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री आज अमित शाह से मिलते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे याद है कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि वो किसी से नहीं मिलेंगे। देखिए, मिलना जो माननीय गृह मंत्री जी ने कल आपने देखा, जो हमारे एलओपी है वो कल उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और अपने विषयों पे, चाहे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो भी मसले मसाइल थे उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया, और साथ में ये भी डिस्कस किया जो हमारे 28 MLA यहाँ से चुन के आए हैं उनके साथ संवाद करेंगे, उनके जो भी मसले मसाइल होंगे और विशेष तौर जम्मू कश्मीर के लेके लोगों को लेके वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। उमर अब्दुल्ला की मीटिंग भी आज अमित शाह से है, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ आउटकम निकलेगा उस मीटिंग से? अच्छी बात है, हमारे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अफसोस इस चीज का है कि जब चुनाव होते थे, जब चुनाव चल रहा था तब तो वो लोग बोलते थे कि हम किसी से मिलने भी नहीं जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, आना चाहिए और संवाद करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के हक में जिसके पास भी उनको जाना चाहिए। जो आज प्रोटेस्ट यहाँ डेली वेजेस का हुआ, हम उनका समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है, और हम लोग चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रेगुलराइज करना चाहिए। जिस तरीके से एनसी ने जब इलेक्शंस हुए उस टाइम वोट उनके नाम पे लिया, तो आज उनका हक बनता है, और उमर अब्दुल्ला साहब को उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी हमारे डेली वेजेस है, जो भी इश्यूज है हमारे मुलाजमों की, वो जल्द से जल्द उनको हल करना चाहिए। कश्मीरी मुसलमानों ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। कुपवाड़ा में तोड़े गए हिंदू मंदिर को फिर से पुनर्बनाने का कार्य शुरू किया गया है। राष्ट्रीय सहायता संगठन के राज्य सचिव मीर शबीर ने कश्मीरियत का एक उदाहरण पेश करते हुए कुपवाड़ा के बेहतरगाम गांव में कश्मीरी पंडितों के एक तोड़े गए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि ये एक मिसाल है जो अन्य लोगों को भी कश्मीर में भाईचारा और एकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। पदाधिकारी शबीर अहमद मीर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इसमें एक बहुत बड़ी पहल की है, और इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने इस मंदिर का जो फिर से निर्माण किया। और आप अगर देखेंगे, ये एक वो इलाका है जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और ये उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने जो मान सम्मान के साथ ये जो रिकन्स्ट्रक्शन यहाँ पर की है, मैं उसको अपनी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं कि इस कंस्ट्रक्शन और इस मंदिर की अब वो रक्षा करें, ताकि ये एक मिसाल बन जाए पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बन जाए कि हमारी कम्युनिटी, हमारे जो पंडित बरादरी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, उनके टेम्पल्स पे जिनको यहाँ डिमोलिश किया गया था, उनको हम खुद केयर करते हैं। और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, और जो भी यहाँ पर कश्मीर डिवीजन में ख़ास तौर पर 950 के आसपास जो मंदिर है उनका फिर से निर्माण हो जाएगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हाँ, हमारे जो पंडित बरादरी है जिनको 90s के दशक में यहाँ से भगाया गया था, उनको यहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले ताकि वो यहाँ पर फिर से रिहेबिलिटेट हो जाए। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने आज श्रीनगर के बीजेपी मुख्यालय जवाहर नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी बात रखते हुए उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की जीत पर जोर दिया।
और कहा कि चुनाव घोषणा पत्र के वादों का पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। सेठी ने कहा, दिल्ली का स्पष्ट फैसला ये दिखाता है कि जो सरकारें अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करती, जनता उन्हें ठुकरा देती है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि दिल्ली के चुनाव परिणाम ये साबित करते हैं कि अगर वादे अधूरे रहे तो मतदाता एक बेहतर विकल्प चुनने से नहीं हिचकिचाते। आज खुशी की बात है, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में कि जो दिल्ली में इलेक्शन में रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी की फेवर में, इसके मायने राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिए क्या है और इसके मायने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए क्या है। दिल्ली में इलेक्शन में जनता ने ये प्रूव कर दिया कि झूठे वादे करने से जनता का साथ नहीं मिलता है। कुछ देर के लिए आप जनता को जरूर गुमराह कर सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक गुमराह करना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में करती आई है, जिसमें झूठे वादे करने लोगों को और फिर उन वादों को पूरा नहीं करना, अब जनता ये समझ गई है कि झूठे वादों के सहारे पॉलिटिक्स नहीं होती। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इसका जबरदस्त असर होने वाला है। नई सियासत इस चीज के ऊपर चलेगी कि उन लोगों का साथ देना है, उस सियासी जमात का साथ देना है जो वादे करते हैं और वादों को पूरा करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 2014 में जितने वादे हमने पार्लियामेंट में किए थे अपने मैनिफेस्टो में, 97% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। 2019 में जितने वादे किए थे 99% से ज्यादा वादे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी वादे वो करती है जो भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप है उनको पूरा करने का। मैं अगर इसको जम्मू कश्मीर के हवाले से देखूं तो जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 75 साल से, खासकर कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर की सियासत गुमराह करने की सियासत रही है। यहां पे सियासी जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी और जमात हो, लगातार 75 साल से वो वायदे किए गए लोगों के साथ जो वायदे पूरे करने की कभी कोशिश भी नहीं थी और पता भी था कि इस तरह के वादे जो हैं वो कभी पूरे होंगे भी नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे शायद लोग गुमराह हो सकते हैं पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उन वादों को पूरा करना जो है वो किसी के बस में नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की रियासत बदली है। लोगों ने 370 के खत्म होने के बाद जो है वो रियासत में सियासत का असली रूप देखा है कि जहां पे जिसकी बात की जाती है वो बात पूरी की जाती है। लेकिन आज भी अगर मैं देखता हूं तो आज भी लोगों को गुमराह करने की पॉलिटिक्स कम नहीं हुई। यहां पे पॉलिटिक्स अगर आप देखें कश्मीर की तो पॉलिटिकल जमात के बीच में इस चीज की लड़ाई है, इस चीज की होड़ लगती है कि कोई कितनी एंटी नेशनल बात, कोई कितनी प्रो सेपरेटिस्ट बात करता है। अगर पीडीपी की तरफ से कोई बयान आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोशिश होती है कि उससे बढ़ के बयान दे, लेकिन इस बयानबाजी के चक्कर में जो आम जनता पिस जाती है उसके बारे में कुछ सोचता नहीं। अभी आज के दिन में भी अगर आप बात करें तो बिजनेस रूल्स के ऊपर भी सियासत की जा रही है कि बिजनेस रूल में ये रेफरेंस नहीं है कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। बिजनेस रूल्स जो है इसके बारे में बात नहीं करते 5 अगस्त 2019 के फैसले के बारे में। और अगर एक पार्टी इसके ऊपर बयान देती है तो दूसरी पार्टी उससे बढ़कर बयान देती है, बगैर इस चीज को सोचे हुए कि सियासत में आपको असल जिंदगी के साथ रहना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन अब है ही नहीं, ये स्टेट नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जम्मू कश्मीर का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का है जो चलेगा यहाँ पे। अगर ये स्टेट बन भी गई तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाली नहीं बनेगी, अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत का ही रहेगा इस पे। तो हमारा ये मानना है कि कश्मीर की सियासत को भी अब समझना पड़ेगा, कश्मीर की सियासी पार्टियों को भी समझना पड़ेगा, उनको सबक लेना पड़ेगा जो दिल्ली में हुआ है
कि आप जब वादे करते हो तो उन्हीं वादों को करिए जो वादे आप पूरे कर सकते हैं। विश्नाह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने सोमवार को पंचायत मारलिया के गांव सिंहपुरा का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें जल्द पूरा करवाने का विश्वास भी दिलाया। अपने इस दौरे के दौरान विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने गांव सिंहपुरा में लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई नवनिर्मित गली का उद्घाटन करने के साथ साथ कई अन्य विकास कार्यों को भी शुरू करवाया। इस मौके पर ब्लॉक विकास अधिकारी मीरा साहिब सलोनी, अरोड़ा, भाजपा नेता प्रमोद शर्मा, सरदार दारा सिंह, पूर्व मंच मनमोहन कुमार, विजय शर्मा तथा नथाराम सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मैडम फोटो चलो सट्टा साहब और भी प्लेट दी उत्ते खिला हमने उद्घाटन करके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख की लागत से जो लेन देन की नेगोशिएशन की है, इसमें हमने बीडीओ मैडम और इनके पूरे डिपार्टमेंट और हमारी सरपंच मैडम और हमारे चेयरमैन पूरन चंद जी, मनमोहन सिंह जी, हमारे दारा सिंह जी, प्रमोद जी, सारे जितने प्रमिनेंट लोग हैं जाके हम सब ने मिलकर इसकी इनागुरेशन की है। और ये काफ़ी देर से इन लोगों की डिमांड थी, आज इसको पूरा किया गया और मैं सिंहपुरा के लोगों को आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी बहुत पुरानी डिमांड जो आज पूरी की गई है। और मैं आप लोगों को विश्वासन भी देता हूँ, जो आपकी जितनी पेंडिंग डिमांड है अप्रॉक्सीमेटली जो काम पूरे हो चुके हैं, ठीक है, जो आपकी पेंडिंग रह गई है वो मेरा ऑफिस में आ जाएं और जो नेक्स्ट प्लान अभी आने वाला है मार्च अप्रैल में, वो वाले काम भी उसमें पूरे कर दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने इतराज था कि जहाँ अभी आया बेसिकली ये कोई इनका कह रहे कोई डिस्प्यूट था, वो आज मैंने बात कर ली है, बीडीओ मैडम को मैंने इसका निर्देश दे दिए, ड्रेन का काम भी बहुत जल्दी इधर करवा दिया जाएगा जो पेंडिंग रह गया है। एडवोकेट सुहेल मलिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी मेंबर सुरन कोट ने आज वार्ड नंबर 6 मोहल्ला चौकीदारा पंचायत फजलाबाद बेठेर में नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। ये स्थानीय निवासियों की एक पुरानी मांग थी जो कई सालों से अटकी हुई थी। लोगों ने डीडीसी मेंबर के जनहित और विकास को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इतना अच्छा काम किया है और इंशाल्लाह अगर ये ऐसे काम करते रहेंगे तो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट होती रहेगी और हम चाहते हैं कि ऐसे काम होते रहें। तो जी अपनी ठीक आप रखो आज सर डब्बा आ जाएगा बहुत तो सेम बार बस मैं नहीं लेना बाकी नहीं प्लीज जनाब डीडी साहब, जनाब जे जबीर साहब, विजिट डिपार्टमेंट के कारकुनान और यहाँ के स्थायी निवासी, आपको ये जानकर बहुत फख्र होगा कि हमारे यहाँ डीडीसी जनाब सुहेल मलिक साहब जिस तरीके से हर महकमे में डेवलपमेंट कर रहे हैं और लोगों के साथ छाना बिछना चलकर हर मुश्किल को आसान, काम को आसान बना रहे हैं, तो शायद इससे पहले कबल 70 साल में किसी बाला अफसर या बाला किसी सियासतदान ने हमारे लिए काम किया होता तो हम किसी मंजिल पर पहुंचे होते। ये न्याय की फ़ख्र से कहना पड़ता है कि हमारे सुहेल मलिक साहब और जय जबीर साहब एक लोकल होने के नाते इस गांव को हर मुश्किल जगह जो भी बिजली की मुश्किलात यहाँ जहाँ हैं उसको आसान बना रहे हैं। जैसे कि पीएचई के महकमे को और पीडब्ल्यूडी महकमे को जिस तरह से सुहेल मलिक ने 2-3 दिन पहले लताड़ा है, तो हम फ़ख्र से सर ऊंचा करते हैं कि वो अपनी आवाम के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार हैं। अब हम लोगों को इनके साथ छाना बिछाना चलकर हमारी जो भी मुश्किलात हैं उनको हल करवाना है, लेकिन ये अकेला
मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, इनके साथ शाना बिशाना हमें चलना पड़ेगा, हर मंजिल पर चलना पड़ेगा। अगर हम अकेला तनहा इनको छोड़ देंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा, क्योंकि सैलाब जब भी आता है एक से नहीं आता, उसके साथ पीछे पब्लिक होनी चाहिए। तो सोहेल मलिक साहब ने जैसे कलर कट्टल, पमरोट, उसके बाद गूंथल, दंदी तड़ा, सांगला, फजलाबाद, द्राबा, खेता, इस एरिया में जिस किस्म के काम किए हैं अपनी इस कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने, तो मैंने कोई भी डीडीसी मैंने नहीं सुना कि इतना काम कर सकता है। तो हम इनके काम की दाद देते हैं। और जई साहब ज़बीर साहब जो हमारे यहाँ फजलाबाद के इथाई निवासी हैं, उन्होंने भी अपने इलाके के लिए बिजली के पोलों की, तारों की, जहाँ भी कोई कमी की, तारों की, उसके साथ उन्होंने पूरा तारुफ दिया है, वो भी मुबारक के मुस्तक है। हमारे में अल्लाह और अफीसर पैदा करे जो अपनी पब्लिक के लिए अच्छा अच्छा काम करें। और हमें फ़ख्र है कि अपने इस बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो फजलाबाद के लड़के हैं। आज के अंत में बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।